पिछले क्लास में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बताए थे। क्वेश्चन आपके बुक से बता देते हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बुक में। डिबेंचर में क्या है ना, बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है इशू 20,000 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 each। प्रीमियम वगैरह नहीं है, और इसमें से ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बचा कितना, मतलब कितना एंट्री करना है? 4 4 ही ना एंट्री करना है ना इसमें। ये तो बहुत ईजी हो गया। अब एप्लीकेशन 30,000 डिबेंचर के लिए आ रहा है। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 30,000 डिबेंचर। एप्लीकेशन कितने के लिए आ रहा है? 30,000 के लिए आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? 30,000 तो दे नहीं सकते, अपने पास 20,000 डिबेंचर है। तो लिखा है कि आउट ऑफ विच एप्लीकेंट्स। देखिए अब इसको कैसे कैसे बांटा है, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब है यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अप्लाइड कितना खरीदने आया था, और यहाँ लिखेंगे अलॉटेड हमने कितना उसको दिया। तो बताइए अप्लाइड कितना करेगा, कितना खरीदने आया था? तो खरीदने 30,000 आया है। 30,000 डिबेंचर अप्लाई किया है खरीदने के लिए, और आप उसको कितना देने वाले हैं? 20,000 डिबेंचर अलाउट करना। अब आपको सोचना है कि 30,000 डिबेंचर को आप 20,000 डिबेंचर कैसे देंगे। हमको नहीं सोचना है, कंपनी का क्वेश्चन में लिखा होगा। तो चलिए पहला नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्या डिसाइड किया। फर्स्ट नंबर देखिए, तो नीचे लिखा है आउट ऑफ विच, उसमें से यानी 30,000 में से 15,000 डिबेंचर को पूरा देना है, फुल देना है। इसका मतलब है कि 30,000 में से 15,000 डिबेंचर को पूरा देना है। तो 15,000 डिबेंचर जो है वो 15,000 देंगे फुल, मतलब समझ रहे, एक भी रुपया इसका वापस नहीं करेंगे। 15,000 डिबेंचर का ही खरीदा और 15,000 डिबेंचर इसको हम दे दिए। कहीं कोई दिक्कत है? ना इसका 1 रुपया लेना है ना इसको देना। अभी अपने पास 30,000 में 15,000 का हिसाब हो गया, और 20,000 में 15,000 का हिसाब हो गया। तो अपने पास कितना डिबेंचर बचा है? 5,000। कितना बचा है? अब 5,000 के बारे में बात करना है। तो नीचे क्या बोल रहा है, 10,000 को 5,000 देना है। जो 10,000 डिबेंचर खरीदने आया था, 10,000 जो डिबेंचर खरीदने आया था उसको कंपनी कितना डिबेंचर दे रही है? 5,000 डिबेंचर। बताइए इसका कुछ पैसा जमा रहा क्या? ये कितने का जो पैसा दिया था? 10,000 का। कंपनी इसको कितना दिए? 5,000। इसका 5,000 डिबेंचर का तो पैसा जमा रह गया ना। तो कितना रुपया बनता है, रुपये में निकालेंगे कितना रुपया बनता है 5,000 डिबेंचर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो कितना रुपया बनेगा बताइए 5,000 डिबेंचर का? तो पाँच समझे पहले, 10,000 डिबेंचर का ही पैसा दिया, डिबेंचर है रुपया नहीं। 10,000 डिबेंचर का पैसा दिया, उसमें 5,000 तो हम इसको दे ही दिए। तो इसका कितने डिबेंचर का पैसा जमा रहा मेरे पास? 5,000। तो 5,000 डिबेंचर का पैसा जमा रहा। कितना रुपया करके जमा रहा? ये किसका पैसा दिया है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है किसका पैसा दिया है। तो एप्लीकेशन कितना रुपया है? इसका मतलब 3 ही रुपया अभी पे किया, 7 अभी दिया ही नहीं है। तो 3 रुपये के हिसाब से अगर हम 5,000 डिबेंचर का पैसा जमा मान ले, तो इसका कितना जमा है? ये कहाँ पे मैनेज होगा? एप्लीकेशन तो ये दे चुका है, और उसके बाद भी इसके पास पैसा ज़्यादा है, तो एप्लीकेशन के बाद कहाँ पे मैनेज होगा? अलॉटमेंट में। कहीं कोई दिक्कत है? शेयर्स में भी ऐसा पढ़ाए थे, याद कीजिए। तीसरा केस क्या है, बोलता है कि रिमेनिंग को आप रिजेक्ट कर दो। पहले बताओ रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग कितना। तो पहले यहाँ देखिएगा, इसका टोटल 20,000 था मेरे पास, 15 दे दिए, 5 दे दिए, पूरा खत्म। इधर कितना था? 15 और 10, अभी भी 5 बचा हुआ है। तो वही बोल रहा है कि जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग कितना है मेरे पास? 5,000 डिवेंचर। उसको अब दे ही सकते हैं क्या? 20,000 में 20,000 तो बांट दिए, तो उसको कुछ नहीं दे सकते, मतलब नीड। और आपको मालूम है कि जिसको एक भी डिवेंचर आप नहीं देते हैं उसका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। तो इसका पैसा वापस करेंगे, कितना वापस होगा? तो पहले बताइए कितना डिवेंचर है, कितना रुपया करके दिया था? 3। तो इसका भी पैसा वापस हो जाएगा। तो 5,000 डिवेंचर और इंटू 3, तो 15,000 रुपया। ये तो रिटर्न होगा ना,
यहाँ हम लिखते हैं बैंक रिटर्न। क्या लिखेंगे? बैंक रिटर्न। याद रहेगा? ये बैंक रिटर्न हमारा। कहीं कोई दिक्कत है? अब आपको जर्नल बनाना है इसमें। लग रहा है टफ है? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप बना चुके हैं, फिर भी बना देते। 4 ही एंट्री लिखना है तो कितना टाइम लगेगा? बन जाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं। कितना है? 30,000 है, 3 रुपये करके ना। पहला एंट्री, पैनल ज़्यादा डैमेज हो गया, इधर रेड लिखना पड़ता है, उधर ब्लैक लिखना पड़ता है। कल देखिए रिपेयरिंग करने आ जाए तो ठीक है। 10% डिवेंचर है ना, 10% DEB से समझ जाओगे ना, डिवेंचर APP से भी समझ जाओगे। एप्लीकेशन कितना आएगा? तो 30,000 का ना आया था, आप बेच रहे थे 20,000, लेकिन आया कितने का? 30,000। तो यहाँ लिखेंगे 30,000 डिवेंचर का पैसा आया और 3 रुपया करके दिया। एप्लीकेशन 3 रुपया है ना, तो इसका मतलब 90,000। तो 90,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, बट आपका बनता नहीं है। दूसरा एंट्री क्या करेंगे? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन को कर देंगे डेबिट, ठीक है? कितने से? 90,000 से। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 90,000 से टू 10% डिवेंचर। 10% यहीं पे लिखना है, और कुछ एडजस्ट हो रहा है तो लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मेकअप हो रहा है, और कुछ को रिटर्न कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। टू बैंक। अमाउंट कैसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका सही अमाउंट लिखेंगे, तो 20,000 इंटू 3, यही ना होगा सही? पीछे दिखाएं कि याद है? तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है? 60,000। यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना अभी हो रहा था? 15,000 अलॉटमेंट मैनेज हो रहा था और 15,000 रिटर्न हो रहा था। देखिए 90,000 हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखिए ओरिजिनल इसका कितना होता है? 20,000 इंटू 3, 60,000। 15,000 उसका अलॉटमेंट में मैनेज हो रहा है, 15,000 रिटर्न हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोगों को थर्ड एंट्री करना है, तो थर्ड एंट्री क्या होगा? 10% डिवेंचर प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, एट पार की तरह बनेगा। तो 10% कितना आएगा? 20,000 इंटू 7, 3 ही रुपया ना एप्लीकेशन था, तो 7, 20,000 इंटू 7 करेंगे तो 1,40,000 आएगा ना। 1,00,000 ये ड्यू कर दिया, रिसीव में क्या 1,40 मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। कितना आएगा बताइए? 1,40,000 आप जो यहाँ दिखा रहे हैं कि 1,40,000, उसमें 15,000 तो पहले मिल चुका है ना, तो यहाँ कितना मिलेगा? 1,00,000। कहीं दिक्कत है क्या? 15,000 अलॉटमेंट का यहाँ रिसीव कर चुके हैं, तो दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। बन गया? टफ लग रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ईजी। हाँ, आपको शेयर्स में ज़्यादा पढ़ना है। शेयर्स में जितना ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पढ़िएगा, डिवेंचर में तो कुछ नहीं करना है, खाली डिवेंचर जोड़ देना। तो शेयर्स में पढ़ के रखिए, इसलिए डिवेंचर में ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है। डिवेंचर में सिर्फ याद करा रहा है कि डिवेंचर में भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, और कोई काम नहीं। देख लीजिए इतना इजी क्वेश्चन दिया था, जबकि शेयर्स में बहुत टफ टफ क्वेश्चन हम लोग बनाए, प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन हम लोग बनाए। तो उसको अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इधर दिक्कत नहीं आएगी। अगर दे ही दिया वही क्वेश्चन सेम, शेयर्स की जगह डिवेंचर लिख दिया, तो बनाने का प्रोसेस भी तो सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस हम लोग उसको बनाने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, एज कोलेटर। अच्छा, कोलेटर सिक्योरिटीज पहले कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले
ऋण पत्रों का निर्गमन। अन्य ऋण ऋण पत्रों का निर्गमन। मतलब हम लोग कैश के लिए डिबेंचर नहीं बेच रहे, कैश के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए डिबेंचर बेच रहे हैं, तब एंट्री क्या होगा? तो पहला नंबर एंट्री। पहला मतलब ये जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन सेट बैठेगा तो ये एंट्री होगा, कंडीशन सेट नहीं बैठेगा तो ये एंट्री नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले लिखा है फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। अगर हम उधार में खरीदते हैं तो क्या होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ, मतलब एसेट्स अगर उधार में खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगा? क्योंकि कंसिडरेशन अदर देन कैश में सबसे ज़्यादा तब वही यूज होता है जब हम उधार में किसी से एसेट खरीदते हैं और उसको पेमेंट करने के बदले में हम डिबेंचर इशू करते हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ हम कोई प्रॉपर्टी उधार में किसी से खरीदते हैं और उसको पेमेंट के बदले में उसको डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो चलिए, उधार में अगर खरीदेंगे किसी से प्रॉपर्टी तो एंट्री क्या बनाएंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब सेलर को हम लोग वेंडर कहते हैं, सेलर को क्या बोलते हैं? वेंडर। और नरेशन में यही वाले लिखेंगे। कोई दिक्कत है? नरेशन में सेम लिखेंगे, ये जो है ना, यहाँ लिखेंगे बीइंग क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। कहीं कोई दिक्कत किसी को? क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। अब दूसरा क्या होगा? हमने एसेट तो खरीद दिया, अब हम इसको शेयर से इशू करेंगे। कभी कभी क्या बोलता है ना, सॉरी शेयर नहीं, डिवेंचर। कभी कभी इस केस में क्या बोलता है कि आपने उधार में 5 लाख का एसेट खरीदा, जिससे सामान एसेट खरीदे हैं उसको बोले भाई डिवेंचर देंगे। अब बोले ना, डिवेंचर तो पूरा नहीं लेंगे, ऐसा करो 2 लाख कैश दे दो, बाकी का डिवेंचर। तो अगर कुछ पैसा कैश में देते हैं तो एंट्री क्या होगा? फॉर कैश पेमेंट। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं सब एंट्री होगा ही होगा। सिस्टम सेट होगा तो एंट्री करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको कैश में पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर कैश में पेमेंट होगा तो कैश, और बैंक से पेमेंट होगा तो बैंक। अगर ऐसा होगा तो ही ना एंट्री करेंगे। तीसरा, फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ, अब इसको पेमेंट करने के लिए आप डिबेंचर इशू करोगे तो डिबेंचर 3 तरह से इशू कर सकते हो। पहला, एट पार में इशू कर सकते हैं। तो एट पार में डिबेंचर इशू करो तो एंट्री क्या बनाओगे? तो लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यही ना होगा? अब जितना परसेंट होगा वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। दूसरा, एट डिस्काउंट। एट क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट होगा। और अगर प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही ना होगा? कहीं कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ? अब इस कितना, इतना ही एंट्री होगा या और होगा? तो और एंट्री होगा, लेकिन सब नहीं होगा कभी भी एग्जाम में। आपके क्वेश्चन में हो सकता है ये कंडीशन सेट बैठे और केवल ये सेट बैठे, तो दो ही नहीं एंट्री होगा। लेकिन हम सारा केस लिख दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा, पूरा कंडीशन के साथ लिख दे रहे हैं। कभी कभी कंपनी अपने प्रोमोटर को शेयर इशू करती है, इश्यू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर, ये चौथा नंबर केस है अगर होगा तो। और इश्यू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, कौन होता है प्रमोटर? वह व्यक्ति जो कंपनी के बारे में पहली बार सोचता है, प्रवर्तक, जिसके माइंड में कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया आता है, उसको प्रमोटर बोलते हैं। जैसे रिलायंस के प्रमोटर धीरू भाई अंबानी है, टाटा के प्रमोटर जमशेदजी टाटा है। यानी जो व्यक्ति के दिमाग में पहली बार आइडिया आया होगा वही ना स्टार्ट किया होगा। तो प्रमोटर जो होता है ना, वो कंपनी खुश होती है तो उसको भी शेयर या डिवेंचर देती है। यहाँ शेयर गलती से लिख दिए, यहाँ क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए सिंपल सा, एक हमने कंपनी बनाया, हमारा कॉन्सेप्ट था। तो कंपनी धीरे धीरे क्या होता है, पब्लिक कंपनी किसी एक आदमी का तो होता नहीं, बड़े बनाए सतीश कुमार है, हम मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ाए। लेकिन कंपनी अगर पब्लिक है तो हमारी अकेले की कंपनी नहीं, सारे शेयर होल्डर की कंपनी हो जाती है। तो ऐसे में बाद में मान लिया हमारा डेथ उठ हो गया, उसके बाद कंपनी खुश हुआ और बोला नहीं, सतीश जी को हम लोग सम्मान के तौर पर इतना डिवेंचर फ्री में देंगे। फ्री देना पड़ता है, प्रमोटर है ना जी, तो फ्री में अगर कंपनी इशू करेगी तो क्या लिखेंगे? तो इसको दो नाम से लिखते हैं, एक लिखते हैं गुडविल, क्या लिखते हैं? गुडविल। और इन कॉरपोरेशन कोस्ट लिखते हैं, इन कॉरपोरेशन पोस्ट अकाउंट डेबिट। और टू, अब इसको एट पार में भी दे सकते हैं और एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट, तीनों ना दे सकते हैं। तो ये तीनों केस होगा, तो तीनों हम नहीं लिखते हैं। तीनों लिखेंगे तो याद रखिएगा, एट पार में ये होगा, एट प्रीमियम ये होगा, एट डिस्काउंट होगा, क्योंकि हम तीन तरह से अपने प्रोमोटर को डिवेंचर दे सकते हैं। तो टू डिवेंचर कर देते, समझ जाएगा। अगर प्रीमियम में देंगे तो क्या होगा? प्रीमियम में देंगे तो क्या एंट्री होगा? यही ना होगा, खाली होगा यहाँ पे इन कॉर्पोरेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। और अगर डिस्काउंट में होगा तो क्या करेंगे? इन कॉर्पोरेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। याद रहेगा कि लिखना पड़ेगा तीनों? याद रहेगा। ये एट पार का एंट्री है, एट प्रीमियम में क्या होगा? एट पार का एंट्री, अगर एट प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे? सेम इन कॉर्पोरेशन कोस्ट को डेबिट करेंगे, टू सिक्योरिटी कोई दिक्कत किसी को? और अगर एट डिस्काउंट रहेगा तब क्या करेंगे? एट डिस्काउंट रहेगा तो क्या एंट्री करेंगे? इन कॉर्पोरेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट होगा ना। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। कोई दिक्कत किसी को? ये एंट्री करना। और क्या एंट्री हो सकता है इसमें? और भी बहुत सा होता है, लेकिन उतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसलिए हम लोग उतना लिखवा नहीं रहे। ज़्यादा लिखवाएंगे तो परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बुक से। क्वेश्चन ये लिखा है कि परचेज एसेट्स कर रहा है, कंपनी एक एसेट खरीद रही, परचेज एसेट्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड, कितने का है? 2 लाख रुपए का। हमने 2 लाख रुपए का एसेट खरीदा एक्स लिमिटेड से, और एक तो इसको इशू कर रहे हैं डिवेंचर,
इशूड 6% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। एक डिवेंचर 100 रुपये का। एंट्री क्या करेंगे बताइए, बस इतना ही बोल रहा है। तो पहले बताइए एसेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री बनेगा। एसेट का नाम नहीं दिया, नाम दिया रहेगा तो नाम लिख देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम है, हाँ वेंडर का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड नाम लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे पता चलेगा हमने एक्स से खरीदा है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमने एक्स लिमिटेड से खरीदा है। तो एक्स लिमिटेड से हमने खरीदा है। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज एसेट्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड। कितने का खरीदा है, 2 लाख रुपया डेबिट और 2 लाख रुपया क्रेडिट। सेकेंड एंट्री क्या करना है, इसको पेमेंट करना है। किस में पेमेंट करना है, डिवेंचर में। देखो कुछ भी नहीं लिखा था, एट पार में देंगे। तो एट पार में पेमेंट करने का क्या बताए थे, वेंडर अकाउंट डेबिट। तो वेंडर का नाम मेरा क्या है, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा। और टू डिवेंचर है ना, 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग इशूड 6% डिवेंचर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 ईच एट पार। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक्स लिमिटेड में ये 2 लाख जो है ना यहाँ लिखेंगे, ठीक है। पहले क्रेडिट में था, उसको उठा के डेबिट में लिखे। आप बताइए कितना डिवेंचर बेचेंगे। अगर 100 रुपये का एक डिवेंचर है तो 2 लाख पे करने के लिए कितना डिवेंचर बेचेंगे, तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ निकाल देते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। कितना डिवेंचर बेचना पड़ेगा जी, तो खुद सोचिए। टोटल लाना कितना है, 2 लाख। तो अमाउंट ड्यू में डिवाइड कर देते हैं एक डिवेंचर का फेस वैल्यू। जो एक डिवेंचर का फेस वैल्यू मेरे कितना रुपये, 100 रुपये। तो अगर एक डिवेंचर का 100 रुपये कीमत है तो खुद सोचिए कि 2 लाख लाने के लिए कितना डिवेंचर बेचना पड़ेगा। इसका मतलब 2000 डिवेंचर बेचना पड़ेगा। कितना डिवेंचर बेचना पड़ेगा, 2000। याद रखिए इसको, 2000 डिवेंचर हम लोग इशू करेंगे। वही यहाँ लिखना है कि अगर यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग इशूड 2000 डिवेंचर, 2000 6% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। अब बताइए 2000 डिवेंचर अगर बेचेंगे और एक डिवेंचर 100 रुपये का होगा तो 2 लाख आ जाएगा ना। यही तो बनाना है। टफ लग रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन इससे पूछता है, कोई दिक्कत है। एक टॉपिक और है इसमें, इसके बाद हम लोगों को रिडम्पशन वाले में जाएंगे, थोड़ा सा और आगे एडवांस जाएंगे। एक टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी लोन लेती है बैंक से और बैंक बोलता है कि गारंटी दो, बिना गारंटी के लोन नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी जानते हैं कि बिना गारंटी का कोई लोन नहीं देता। अब कंपनी क्या दे गारंटी, उसके पास कुछ है नहीं। जो है सो ऑलरेडी बैंक के पास गारंटी रख के लोन ले लिया। जो था लैंड बिल्डिंग मशीन वो सब गारंटी में रखा हुआ है, गिरवी में रखा हुआ है, लोन ले चुका है। अब क्या करे वो गारंटी के तौर पर क्या दे सकता है। तो ऐसे में कंपनी बोलता है कि हम आपको डिबेंचर दे देते हैं। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि हम डूब जाएंगे तो हम अपनी कंपनी का बॉन्ड पेपर दे देते हैं, लिख के दे देते हैं हम आपको कि हमने आपसे लोन लिया, फला इतना डेट के बाद हम आपको लोन चुका देंगे। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं। अब ऐसे में अगर बैंक मान गया ठीक है दो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल, कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, समपार्श्विक प्रतिभूति के बदले अंशों का, ऋण पत्रों का निर्गमन। अब दो केस है इसमें रिकॉर्डिंग करने का। ये इस बात समझे क्या बोल रहा है कि जब कोई कंपनी डिबेंचर के जरिए पैसा मांगती है, सॉरी बैंक से लोन लेती है और बैंक उसको बोलता है गारंटी दो, तो गारंटी के तौर पर उसके पास अगर कुछ नहीं है तो वो अपना डिबेंचर इशू करता है बैंक को एज ए कोलेटरल, यानी गारंटी के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर। तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में समपार्श्विक प्रतिभूति के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन। ये और नहीं, हिंदी में नहीं समझ में आया। समपार्श्विक प्रतिभूति क्या होता है,
तो ये इंग्लिश में याद रखिएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है लोन जब आप बैंक से उठा रहे हैं तो बैंक तो उसका सिक्योरिटी मांगेगा ना, आपके पास है नहीं, है जो वो कहीं रख चुके हैं गिरवी में, तो दोबारा एक ही चीज़ को तीन तीन जगह गिरवी नहीं ना दीजिएगा, क्योंकि पेपर तो बैंक ले लिया है। अब हमको और पैसा चाहिए बैंक से, एक बैंक को ज़मीन बिल्डिंग सब दे दिए, अब और पैसा चाहिए तो दूसरा बैंक के पास गए कि हमको दो, अब बोला गारंटी दो हमको, तुम्हारा तो ज़मीन बिल्डिंग उस बैंक के पास है, तो अगर जाओगे तुम तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा, वो बैंक तो वसूल लेगा क्योंकि ज़मीन वमीन बेच लेगा, हम कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू कर देती है एज ए गारंटी। तो यहाँ दो तरह से एंट्री कर सकते हैं, बात समझ गए, दो तरह से एंट्री आप कर सकते हैं, केस 1 केस 2। अब आपके ऊपर है कि आप किस में एंट्री करना चाहते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका एंट्री जानते हो एक ही होता है, बैंक से लोन लेने का, तो बैंक से लोन लेने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस इंग्लिश नरेशन क्या होगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, कोई दिक्कत है। और केस 2 में क्या करेंगे, यहाँ दो एंट्री करना होगा आपको, यहाँ पूरा लिख देते रुकिए तब अंतर समझेगा। यहाँ क्या करें, ये तो लिखा है बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से आप लोन ले रहे हैं, और जो जो सिक्योरिटी में दीजिएगा, सिक्योरिटी में जो दीजिएगा उसको भी यहाँ लिखना होता है, एंड इशूड डॉट 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 डिवेंचर, डॉट डॉट मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर लिखेंगे ना, @ डॉट 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 इच एज कोलेट्रल, कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी लिखना होगा हमने लोन बैंक से लिया और हमने 10,000 डिवेंचर 100 रुपये का कोलेट्रल सिक्योरिटी में जारी कर दिया। यहाँ बोलता है क्या, यहाँ पे क्या कि एक ही एंट्री की है, एक एंट्री में नरेशन में डाल दिया सिक्योरिटी के तौर पर, इसमें क्या बोलता है कि नहीं लोन लेने का अलग करो और सिक्योरिटी को नरेशन में मत डालो, इसको एंट्री कर दो। तो इसमें क्या क्या दो एंट्री कर दिया, पहला एंट्री सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नरेशन क्या होगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, बस इतना ही। कोलेटरल सिक्योरिटी का यहाँ हम लोग नरेशन में मेंशन कर दिए थे, और इसमें बोला नरेशन में मेंशन मत करो, उसका एंट्री कर दो। समझ में आ रहा है दूसरा नंबर एंट्री कहाँ से आ रहा है, इसका एंट्री है, ठीक है, पहला एंट्री और ये दूसरा एंट्री। तो बोलता है कि नहीं लोन लेने का कर दिए, सिक्योरिटी का अलग से करो, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा डिबेंचर सस्पेंस के नाम से जाएगा, किस नाम से जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि डिबेंचर आ भी सकता, और तो लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये है आपका सिक्योरिटी वाला, नरेशन बीइंग इशूड डॉट 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 डिबेंचर @ डॉट 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 इज एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, याद रहेगा, मतलब दो एंट्री, या तो एक कर लो या तो दो कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। कोई दिक्कत है तो हम आपको बार बार सजेशन देंगे कौन सा एंट्री करने के लिए, जब दोनों सेम चीज़ है काहे का टेंशन लेना है, केस 1 ही मार के निकल जाओ, सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। बस क्या किए कि ये जो एंट्री की है ना, ये इसको यहाँ पे नरेशन में डाल दिए। अच्छा ये एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस क्यों लिखा हुआ है भाई, क्योंकि आप गिरवी में कहीं दिए हैं, बताइए आप हमारे पास से हमसे लोन लिए और अंगूठी दे दी है हमारे पास, तो गारंटेड है कि फ्यूचर में अंगूठी वापस मिल ही जाएगा, क्या क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगा कि अगर आप पैसा हमको चुकाइएगा तभी ना अंगूठी वापस होगा। आप ये तो सस्पेंस में है कि यार पता नहीं, अगर नहीं दे पाएंगे तो गया अंगूठी मेरा, और दे देंगे तो पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ खुद कोई भी कंपनी श्योर है कि आज से 10 साल बाद हम जो लोन लिए उसको एकदम पेमेंट कर देंगे, मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, कोई सर्विस नौकरी तो है नहीं, कंपनी है, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, कि अगर नहीं पे कर पाएंगे तो मेरा पूरा पैसा चला जाएगा। बात समझ गए, इसलिए श्योर नहीं है तो हम क्या वर्ड यूज किए हैं, सस्पेंस, कि हमको खुद कंफर्म नहीं यार मेरा पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। बात समझ गए, तो डिबेंचर जारी तो कर दिए गिरवी में,
लेकिन अगर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो मेरा डिवेंचर चला जाएगा। बात समझ आया? यहीं तक आज हम आप लोगों को बताएंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है बचा हुआ जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।